अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का कंसेप्ट ऑफ मोल। आज हम देखेंगे मोल क्या होता है। ठीक है, वी नो डैट, कहता हम जानते हैं एटम जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं जी, छोटे होते हैं। एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं कि उनका मैस भी क्या होता है, क्वांटिटी के अंदर उनका मैस देखा जाए तो उनका मैस भी क्या होता है, स्मॉलर क्वांटिटी में होता है। तो उनके मैस को मेजर करना क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंडिविजुअल अकेले एटम का और स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स यानी कि थोड़े से एटम्स के डायरेक्टली जो है वो हम मैस को मेजर कर सकें। इस वजह से हम उसके लिए एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक मैस यूनिट, AMU। किसी भी एटम के एटॉमिक मैस को हम किसके अंदर लिखते हैं, कौन से यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, AMU। क्यों? क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं, उनके मैसेज भी बहुत छोटे होते हैं, तो उनके मैसेज को डायरेक्टली वेट करना, डायरेक्टली जो है वो मेजर करना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। इस वजह से हम एटॉमिक मैस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। कहता है एटॉमिक मैसेज को, जो आपके एटम है उनके मैसेज को हम किसी भी यूनिट में मेजर कर सकते हैं, चाहे वो ग्राम में हो या आप किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, आप पाउंड्स में भी मेजर कर सकते हैं, और इस तरह किसी भी आप यूनिट में मेजर कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पर हम इसको किसके अंदर जो है वो लिखते हैं, ग्राम के अंदर। ठीक हो गया, ठीक है, समझ आ गई। जब किसी एटम के एटॉमिक मैस को, ठीक है ना, जब किसी एटम के एटॉमिक मैस को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, 1 ग्राम एटम बन जाता होता है। ठीक हो गया। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, 1 ग्राम मोल, या फिर सिंपली क्या कहते हैं जी, मोल। अब मोल की जो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, देखें सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर मोल की क्या होगी। मोल की डेफिनेशन हम क्या लेंगे कि जब कोई एटम, यानी कि जब किसी एटम का एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है, और आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला मैस जब किसके अंदर एक्सप्रेस कर दिया जाए, ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस कर दिया जाए, तो तब वो क्या कहलाता है, 1 मोल कहलाता है, या सिंपली मोल कहलाता है। समझ आ गई बात। इसी तरह अगर किसी एटम के एटॉमिक मैस को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, 1 ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मैस। समझ आ गई बात। अब किसी भी एटम के नंबर ऑफ ग्राम्स को मेजर करने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा होगा कि नंबर ऑफ ग्राम एटम और अ मोल ऑफ एलिमेंट, या फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम या फिर नंबर ऑफ मोल्स को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वल होता है एलिमेंट का मैस किसके अंदर, ग्राम के अंदर, और उसी एलिमेंट का मोलर मैस, यानी कि उसी एलिमेंट का गिवन मैस और उसी एलिमेंट का मोलर मैस, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। आपके पास नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएंगे या फिर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने दी गई है कि 1 ग्राम एटम जो है हाइड्रोजन के, वो किसके बराबर होंगे, 1.008 ग्राम। इसी तरह 1 ग्राम एटम कार्बन के कितने होंगे जी, किसके बराबर होंगे, 12 ग्राम। इसी तरह 1 ग्राम एटम यूरेनियम के कितने होंगे जी, 238.0 ग्राम। इट्स मीन डैट, इसका क्या मतलब हुआ, डिफरेंट एलिमेंट्स के 1 ग्राम एटम्स के मैसेज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये देखिए एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, ये एलिमेंट हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये यूरेनियम है, तीनों एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट है। तीनों एलिमेंट्स के 1 ग्राम एटम जो है वो उनके मैसेज क्या है, डिफरेंट है। समझ आ गई बात। तो ये बात क्लियर हो गई। अब 1 मोल ऑफ कार्बन का जो 1 ग्राम एटम है या 1 मोल है वो किसके बराबर है, 12 ग्राम के, जबकि मैग्नीशियम का 1 मोल किसके बराबर है, 24 ग्राम के। इसका मतलब है कि
इट्स आल्सो shows that one atom of magnesium is twice as heavy as atom of carbon. अगर मैग्नीशियम का मैस जो है वो 24 ग्राम है और कार्बन का 12 है, तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम ट्वाइस हैवियर देन कार्बन, कार्बन से 2 गुना क्या है, ज़्यादा हैवी है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है उसका 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है, 12 ग्राम के, जबकि मैग्नीशियम का 1 मोल किसके बराबर है, 24 ग्राम के। तो यहाँ से सवाल बन सकता है वाई 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज हैवियर या हैवी ट्वाइस हैवियर देन द 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। दोबारा से बता देता हूँ, वाई 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवी एज द एटम ऑफ कार्बन। सवाल बन सकता है, इसका आंसर आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। आगे है जी मॉलिक्यूलर मैस या ग्राम मॉलिक्यूलर मैस या ग्राम मॉलिक्यूल या फिर ग्राम मोल। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल का, अब बात किसकी कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की, पहले कब किसकी बात की थी, एटम की। अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस किस में एक्सप्रेस कर दिया जाए, ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मोल या ग्राम मॉलिक्यूलर मैस या सिंपली आ मोल। ठीक हो गया। तो इसके लिए भी फार्मूला है कि पहले हमने निकाले थे नंबर ऑफ ग्राम एटम, अब हमने निकालने हैं नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। तो आपने क्या लेना है, गिवन मैस ले लेना है उस मॉलिक्यूल का, ठीक है, उसके बाद उसी मॉलिक्यूल का मोलर मैस ले लेना है, उन दोनों को डिवाइड कर देना है, आपके पास नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल आ जाएंगे या नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब नीचे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा, 18 ग्राम के। 1 ग्राम मॉलिक्यूल H2SO4 किसके बराबर होगा, 98 ग्राम के। 1 ग्राम मॉलिक्यूल आप सुक्रोज का लेंगे तो वो 342 ग्राम के बराबर होगा। इसका मतलब है, कहता है इट्स मीन दैट कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मैसेज, कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के क्या होंगे, मैसेज भी डिफरेंट होंगे। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल के मैसेज क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ठीक हो गया। अब बात आती है जी, अब बात आती है ग्राम फार्मूला मैस, ठीक है, या फिर ग्राम मोल या फिर जो है वो सिंपली मोल। तो अगर कोई आपके पास फार्मूला यूनिट है, फार्मूला यूनिट किसका होता है, हम जानते हैं फार्मूला यूनिट किसका होता है जी, आयोनिक कंपाउंड का। अगर किसी कंपाउंड का, ठीक है ना, अगर किसी आयोनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट मैस है उसको किस में एक्सप्रेस कर दिया जाए, ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम फार्मूला। ठीक हो गया, ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया नहीं जाता। देयरफॉर सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयन गिव द फार्मूला मैस। तो क्योंकि हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बनता है, आयन से, तो हर आयन का जो आपका एटॉमिक मैस होगा, हर आयन का एटॉमिक मैस होगा, वो क्या देगा आपको, फार्मूला मैस देगा। तो द ग्राम फार्मूला इज आल्सो रेफर टू द ग्राम मोल और सिंपली मोल। ये बात हमने पहले बता दी कि ग्राम फार्मूला को हम सिंपल ग्राम मोल और सिंपली मोल भी कहते हैं। इसको भी निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला किसके बराबर होंगे, मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड इन ग्राम, ग्राम के अंदर जो आपको आयनिक कंपाउंड का मैस दिया गया होगा और उस जो है आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मैस होगा उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल आपके सामने है कि 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl किसके बराबर है जी, 58.50 ग्राम के। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ क्या है जी, सोडियम कार्बोनेट किसके बराबर है, 106 ग्राम। और जब 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट किसके बराबर है, 170 ग्राम के। आगे हम देखेंगे, आगे बयान कर रहा है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयन्स है ना, उनमें से हर आयन का सेपरेटली हम जो है वो 1 ग्राम आयन निकाल सकते हैं। ठीक हो गया,
ठीक है। अगर हम हर आयन के आयोनिक मास को एक्सप्रेस कर दें ग्राम के अंदर तो हम ग्राम आयन और 1 मोल ऑफ आयन्स निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए फार्मूला है कि नंबर ऑफ ग्राम आयन्स और मोल ऑफ अ स्पीशीज इज इक्वल्स टू मास ऑफ आयनिक स्पीशीज इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ आयनिक स्पीशीज। आप क्या करेंगे, जो आपको आयनिक स्पीशीज है ना उनका जो मास गिवन मास है ग्राम के अंदर उसको किससे डिवाइड कर देंगे, उसी के फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ग्राम आयन्स और मोल्स ऑफ अ स्पीशी आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन का 1 ग्राम जो है वो किसके बराबर होगा, 17 ग्राम के बराबर। 1 ग्राम आयन जो है किसका, 1 ग्राम आयन सल्फेट का किसके बराबर होगा, 96 ग्राम के। 1 ग्राम आयन जो है वो कार्बोनेट का किसके बराबर होगा, 60 ग्राम के। अब बात आती है मेन डेफिनेशन हमारे पास कि द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयोनिक मास ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर किसी एटम के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को और आयन्स के आयोनिक मासेस को ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस कर देंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मोल का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अब हम देखेंगे एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और नंबर ऑफ आयन्स हैं किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस के अंदर। आपके पास कोई भी 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे, वो किसके बराबर होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। क्योंकि हमारे पास एटम इतना छोटा होता है, ठीक है ना, और एक सब्सटेंस के अंदर कितने एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने आयन्स होंगे, उन सब को गिनना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। तो एवोगैड्रोस ने एक नंबर मुतारिफ करवाया जिसको क्या नाम दिया गया, एवोगैड्रोस नंबर। उसने कहा कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ आयन्स होंगे, वो बेसिकली क्या होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आयन्स के बराबर होंगे। ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है एवोगैड्रोस नंबर? कहता है एवोगैड्रोस नंबर नंबर ऑफ एटम है किसके अंदर, 1 ग्राम एटम के अंदर, ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ आयन्स हैं 1 ग्राम आयन के अंदर, यानी कि 1 मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयन होंगे वो बेसिकली आपका क्या होगा, एवोगैड्रोस नंबर होंगे। अब एवोगैड्रोस के कंसेप्ट को समझने के लिए ना हमें कुछ एग्जांपल को समझना होगा। देखें, हमें पता है 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि 1 ग्राम एटम जो है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। अगर 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन का 1 ग्राम के बराबर है तो वो किसके बराबर है जी, 1 मोल के बराबर। अब 1 मोल के बराबर है तो 1 मोल जो है वो किसके बराबर होगा, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अगर 1 मोल आपके पास हाइड्रोजन है उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम होंगे किसके, हाइड्रोजन के। समझ आ गई बात। इसी तरह आपका 1 ग्राम एटम सोडियम का 1 ग्राम एटम किसके बराबर होगा, 23 ग्राम के, ठीक है ना। किसके बराबर होगा, 23 ग्राम के, जो कि किसके बराबर होता है, 1 मोल के, ठीक है ना। अब 1 मोल, अगर कोई भी सब्सटेंस आपका 1 मोल है, चाहे वो 1 मोल एटम है, 1 मोल मॉलिक्यूल है, 1 मोल आयन है, उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23
नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आइंस भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यूरेनियम 238 ग्राम अगर आपके पास यूरेनियम है तो वो किसके बराबर है जी, 1 मोल के बराबर, और उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब देखें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, आपको बता दी गई है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इज द नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट। अगर आपके पास 1 मोल एलिमेंट है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे ये हमें नहीं पता, तो वो नंबर ऑफ एटम किसके बराबर होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब हमें काउंट नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि एटम के काउंट नहीं कर सकते, एटम इतना छोटा होता है हम काउंट नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि 1 मोल अगर आपके पास एलिमेंट है ना तो उसके अंदर कितने एटम होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब ये बात हमें समझनी है कि देखें मुख्तलिफ मैसेज हैं, एलिमेंट के मैसेज क्या हैं, मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम है। देखें जैसे कि हाइड्रोजन का मैस 1 ग्राम है, उसके अंदर भी नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इस तरह 23 ग्राम आपका सोडियम है, ठीक है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ एटम 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम है और सोडियम 23 ग्राम है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का एटम है वो 23 गुना छोटा है सोडियम के एटम से। एटम उतने ही होंगे, सिर्फ एटम का वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। इसके एटम का वेट क्या होगा, 1 ग्राम, इसके एटम का वेट क्या होगा, 23 ग्राम। यानी कि आपका सोडियम का जो एक एटम होगा वो 23 गुना बड़ा होगा किससे, हाइड्रोजन से। नंबर ऑफ एटम सेम ही होंगे, बस एटम जो है वो साइज बढ़ गया है, एटम जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ होंगे, 10⁻23 होंगे। सोडियम के अंदर भी उतने होंगे, हाइड्रोजन के अंदर भी उतने होंगे, सिर्फ एटम का साइज क्या होगा, हाइड्रोजन के अंदर छोटा होगा और सोडियम के अंदर क्या होगा, बड़ा होगा। समझ आ गई बात। In order to have equal number of atoms, sodium should be taken 23 times greater in the mass or than that of hydrogen। अगर आप कहते हैं जी इक्वल नंबर ऑफ एटम है तो कैसे इक्वल नंबर ऑफ एटम है, तो आपका जो सोडियम है ना वो 23 गुना बड़ा है मैस के अंदर हाइड्रोजन से। इसी तरह मैग्नीशियम एटम भी कार्बन से 2 गुना बड़ा है, ट्वाइस हैवियर, यानी कि दुगना है, ट्वाइस हैवियर है, दुगना है, ठीक है ना। अगर आप 10 ग्राम मैग्नीशियम लेंगे और 5 ग्राम कार्बन लेंगे तो उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। 5 ग्राम कार्बन के अंदर और 10 ग्राम मैग्नीशियम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन के अंदर और 12 ग्राम कार्बन के अंदर और 24 ग्राम मैग्नीशियम के अंदर नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि मैग्नीशियम दुगना है कार्बन से, ठीक है। तो मैग्नीशियम के 24 ग्राम के अंदर उतने एटम होंगे लेकिन कार्बन के 12 ग्राम के अंदर उतने एटम होंगे। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए 18 ग्राम आपने क्या ले लिया है जी, 18 ग्राम आपने क्या ले लिया है, पानी का एक मॉलिक्यूल ले लिया है जिसका वजन है 18 ग्राम। तो पानी के मॉलिक्यूल का वजन 18 ग्राम है तो ये किसके बराबर है जी, 1 मोल ऑफ वाटर या 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर हो गया। अब 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जी, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। इसके अंदर 180 ग्राम ग्लूकोज, इसकी ये भी जो है वो 1 मोल के बराबर है, इसके अंदर भी इतने ही होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा या छोटा होगा। इसके मॉलिक्यूल का साइज होगा 18 ग्राम का, जबकि इसके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा, 180 ग्राम का। दोनों के मॉलिक्यूल जो है वो बराबर ही होंगे। इसमें भी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 है, इसमें भी मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है। यहाँ पर बात की थी हमने एटम की, यहाँ पर बात की है हमने मॉलिक्यूल की, ठीक हो गया, समझ आ गई बात। इसी तरह जो है वो 242 ग्राम ऑफ सुक्रोज ले लेंगे, वो भी 1 मोल के बराबर है, लेकिन उसके अंदर भी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं सुक्रोज के। सिर्फ आपके मॉलिक्यूल का साइज जो है, उसका वेट जो है वो थोड़ा या ज़्यादा है। इसका वेट जो है वो 180 ग्राम का एक मॉलिक्यूल होगा, जबकि इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो 342 ग्राम का होगा, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम ही होंगे, जो कि कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। आगे बताता है
Hence, one mole of different compound has different masses. वन मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल, एक मोल मुख्तलिफ कंपाउंड्स का, उनके मैसेज भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। इसी तरह अब बात करता है किसकी, आइंस की। अब किसकी बात करता है, आइंस की। कहता है 96 ग्राम आप सल्फेट आयन ले लें, वो किसके बराबर होगा, 1 ग्राम सल्फेट के। उसके अंदर आइंस कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर आप 62 ग्राम जो है वो नाइट्रेट लेते हैं, ठीक है ना, उसमें भी जो है वो 1 मोल क्या होगा, नाइट्रेट आइन, जो कि किसके बराबर होगा, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। अच्छा जी, आगे कहता है फ्रॉम द अबव डिस्कशन, जो ऊपर हमने डिस्कशन की है उससे हमने क्या रिजल्ट क्या निकाला है, उससे रिजल्ट हमने ये निकाला है कि कोई भी सब्सटेंस जो कि 1 मोल के बराबर होगा उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो आइंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका एलिमेंट 1 मोल है, अगर आपका सब्सटेंस एलिमेंट है, यानी कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट है, तो उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर आपका सब्सटेंस कंपाउंड है, उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपका सब्सटेंस कोई आयोनिक स्पीशी है, तो उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ आइंस होंगे, ठीक है। और इस नंबर को हम क्या नाम देते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है Na से, ठीक हो गया। अब जो नीचे कुछ रिलेशनशिप दिए हैं, इन रिलेशनशिप के जरिए किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को, किसी भी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, किसी भी आयनिक स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ आइंस को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर लें, उस एलिमेंट का मैस ले लें, ठीक है ना, उस एटम का एटॉमिक मैस ले लें, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, आपके पास नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। फिर आप क्या करें, उस मैस का जो कंपाउंड आपको दिया हुआ वो ले लें, ठीक है ना, और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस ले लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर से, आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर आप क्या करें, नंबर ऑफ आइन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप उस मैस आइन का क्या ले लें जी, मैस ले लें, उसको डिवाइड कर लें आयोनिक मैस से। ये जो ऊपर मैसेज है ना, ये क्या है, उनके गिवन मैसेज जो आपको दिए गए होंगे, और नीचे हैं एटॉमिक मैसेज, मॉलिक्यूलर मैसेज, आयनिक मैसेज, जो उस फार्मूले के जरिए आप निकाल सकते हैं। और इनको डिवाइड करके किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एवोगैड्रोस नंबर से। आपके पास नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आइंस आ जाएंगे, ठीक हो गया। आगे देखते हैं, व्हेन वी हैव अ कंपाउंड ऑफ नॉन मैस, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका मैस हमें दिया गया है, उसके अंदर से हमने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम। तो जब कंपाउंड है तो उसके अंदर पहले क्या निकलेंगे जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर उसके अंदर से क्या निकालने होंगे, नंबर ऑफ एटम। तो एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर हमें पता है एक कंपाउंड है, उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। अगर आपका कंपाउंड 1 मोल के बराबर है, ठीक है ना, तो उसके अंदर 18 ग्राम पानी होगा जो कि 1 मोल के बराबर होगा, उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके, वाटर के। लेकिन अगर इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो पहले हम देखेंगे इसके अंदर एटम्स कितने हैं। टोटल एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, ठीक हो गया। तो हमें पता है 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, तो हम क्या करेंगे, पहले जो है वो हाइड्रोजन के लिए 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे। फिर आप ऑक्सीजन के लिए 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 1 है, ठीक हो गया। अब इस तरह आपको पता चल जाएगा इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं। समझ आ गई। अब आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता किए, फिर नंबर ऑफ एटम्स बता दिए। यानी कि सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए सीधी सी बात है, आपके पास मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं
एक कंपाउंड के अंदर, उसके अंदर आपने नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो आपने देख लेना जी उसके उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है। टोटल 3 एटम है, उन तीनों एटम्स को आपने 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो है नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, दो जो है वो आपके पास हाइड्रोजन से, तो आपने दो को जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम आ गए और नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम आ गए। इसी तरह अगर 98 ग्राम आप H2SO4 लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप एवोगाड्रोज नंबर को 2 मरतबा जो है वो क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी कि दो मरतबा जमा कर लेंगे, आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम आ जाएगा। और 4 मरतबा जो है वो एवोगाड्रोज नंबर को ऑक्सीजन के केस में जमा करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर भी ऑक्सीजन 4 एटम है, तो एवोगाड्रोज नंबर के मुताबिक ऑक्सीजन 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोज नंबर को। और उसी तरह सल्फर जो है, सल्फर का 1 एटम है, तो उसको जो है वो क्या करेंगे, आप एवोगाड्रोज नंबर से 1 ही मरतबा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ ये एटम्स आ गए हैं। आगे है, कहता है कुछ सब्सटेंसेस जो आयोनाइज होते हैं और आयोनाइज होकर क्या देते हैं जी, कैटाइन और एनाइन। अब उनके अंदर नंबर ऑफ आइंस भी होंगे, ठीक है ना, और मैसेज भी होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस निकालने हैं। कहता है कि अगर आप 9.8 ग्राम H2SO4 ले लें और उसको इतने पानी में हल करें कि वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए, यानी कि यहाँ पर आपको पता है H2SO4 2 आइंस देगा, ठीक है ना, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, यानी कि सल्फेट का आइन और हाइड्रोजन का आइन। हाइड्रोजन के आइन कितने निकलेंगे जी, 2। अगर हाइड्रोजन के आइन जो है वो 0.2 मोल निकलेंगे, तो आपने 0.2 मोल को 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से कर लेने। क्यों, क्योंकि हमने 0.1 मोल H2SO4 लिया है। अगर 1 मोल लेते तो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 को किससे मल्टीप्लाई करते जी, 2 से। लेकिन अब हमने क्या लिया है, 0.1 मोल लिया है H2SO4 का, तो अब आप क्या करेंगे, 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइन आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ सल्फेट आइन आ जाएंगे। तो टोटल पॉजिटिव आइन जो है वो ये होंगे, ठीक है, और टोटल नेगेटिव आइन आपके पास ये होंगे, ठीक है, ठीक हो गया। और इस तरह जो है वो ये पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन होंगे। अब इनके मैसेज निकालने हैं, तो मैसेज निकालने के लिए आपने जहाँ पर नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई किया था 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से, उसी जगह पर आप इनके मैसेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास इनके एग्जैक्ट मैसेज भी आ जाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको एवोगाड्रोज नंबर का टॉपिक समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ आई, तो वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।